बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी मैं एक चीज़ को लेके आगे चला था जी, आज भी उसी चीज़ पे मैं दोबारा बात करना चाहूँगा। मसला सिर्फ एक है, हर बंदा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई वर्दी में हो, वर्दी के बगैर हो, सब लोग ये चाहते हैं कि जनाब यहाँ पे एहतसाब हो, लेकिन एहतसाब का कोई एंड रिजल्ट भी निकले। और अगर एंड रिजल्ट नहीं निकलता तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और उनका एतबार उठ जाता है एहतसाब से। अब हमारे सामने जो केसेस है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, पीटीआई की हुकूमत के दौर की बात कर लेता हूं। कुछ लोगों को पकड़ा गया, हम लोगों ने, यानी कि मीडिया ने भी हाइप क्रिएट की, हमने भी उनको जनाब बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया, और उधर से भी जनाब नैब वाले भी जनाब इस तरीके से आते थे जनाब अदालतों में लेके बंदों को कि जैसे पता नहीं सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने प्रूफ हो जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ कि जनाब वहाँ पे आप उनको, उन पे कोई इल्ज़ाम जो लगे हुए थे उनको प्रूफ नहीं कर सके अदालतों में इन द लेटर स्टेज। जो अदालतों में लेटर स्टेज में 6 महीने डाउन द लाइन, या फॉर दैट मैटर साल डाउन द लाइन, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं अगर आप प्रूफ कर सके तो फिर एक इशू खड़ा हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि जनाब शायद कोई मुकमुका हो गया है, या दूसरी जो आवाज़ उठती है वो ये उठती है जनाब कि नैब वालों ने केस जो है जनाब उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा सिर्फ गुजारिश इतनी सी है मेरी, मैं ये चाहता हूं कि जनाब एहतसाब ज़रूर करें, सबका करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी जिसका भी एहतसाब करना है ज़रूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें। अगर पक्के पैरों पे एहतसाब होगा तो इस पे जनाब लोगों की जो उम्मीदें लगी हुई हैं एहतसाब के साथ वो भी कायम रहेंगी, लोग भी खुश होंगे और जनाब एहतसाब वाकई एहतसाब होगा। बट जो प्रेजेंट लॉज हैं, मैंने नहीं बनाए लॉज, पार्लियामेंटेरियंस ने बनाए हैं, पीटीआई ने भी नहीं बनाए ये लॉज, क्योंकि पीटीआई वाले तो अभी आए हैं, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। ये एक बहस हो चुकी है जनाब कि नून लीग वाले नहीं बना सके लॉज, उनको पीपल्स पार्टी वालों ने कोशिश भी की लेकिन एक वोट से गड़बड़ हो गई और नून लीग वाले भी लॉज नहीं बना सके। लेकिन अब क्या लॉज ने बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है तो कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। सो ये सवाल है जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं जनाब कि ऑपोजिशन जितना मर्जी शोर मचाए सबका एहतसाब होगा। बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब की बहुत कमिटेड लगते हैं एहतसाब की तरफ इमरान खान साहब। लेकिन अगर लोगों को क्लीन चिट्टें मिलती रहीं, अगर क्लीन चिट्टें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनाब अगर अदालतों में कोई इल्ज़ामात जो लगे हुए प्रूफ नहीं होंगे और उनको क्लीन चिट्टें मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद पीटीआई वाले आइंदा 4-4.5 साल क्या बेचेंगे, आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें क्या बेचेंगे, तो फिर कहाँ पे जाके एहतसाब खड़ा होगा कि इसी तरह गड़बड़ होके यहाँ पे गायब हो जाएगा। मेरे पास पैनल है जनाब, अली नवाज अवान साहब है तहरीक इंसाफ से जी, एमएनए इस्लामाबाद से, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी से जी, आजकल पंजाब संभाल रहे हैं और उनको यहाँ पे मना किया गया है कि इस्लामाबाद में ना आए, मैं वैसे तंजिया कह रहा हूँ। लेकिन सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से जनाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग तशरीफ लाए। मैं कायरा साहब आपसे शुरू कर लूँ जी? बिस्मिल्लाह। कायरा साहब, एहतसाब सारे मंगते ने, एहतसाब होना भी चाहिए, लेकिन एहतसाब दा नेट रिजल्ट भी निकलना चाहिए, क्या वो मुमकिन है या नहीं है जी? नवीन साहब, हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में एहतसाब का, नैब का, ये जो एहतसाबी कवानीन है इनका एक तवील हिस्ट्री है और कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इनको बहुत हद तक इस्तेमाल किया गया माजी में वफादारियां तब्दील कराने के लिए, बाजू मरोड़ने के लिए, लोगों की जबानें बंद करने के लिए, जैसा भी। अब इस वक्त जो नैब के कानून चल रहा है और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने कोशिश की उस गवर्नमेंट में जहाँ पे हमने 18वीं तरमीम की, एनएफसी किया, साथ ही हमने नैब के कवानीन के अंदर खामियों को दुरुस्त करने की एक ऑफर की, एक ड्राफ्ट पेश किया। लेकिन उस वक्त बाकी जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया, लिहाजा हम उस पर वो अमेंडमेंट न कर सके क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं थी।
उसके बाद हमने मियां साहब के दौर में भी सेनेट के अंदर कुछ तजावीज पेश की जो आज भी ड्राफ्ट की सूरत में मौजूद है, लेकिन मौजूदा हुकूमत आई तो वो इस चक्कर में रहे कि जी इनको तो ये दोनों जमातें पकड़ी जाएंगी, इनके ऊपर आएगा। अब उनके कुछ लोगों को हाथ पड़ा है, अब छोटे आना चाहते हैं। तो मोटी बात यह है राणा साहब के किसी के करप्शन के हम वकील नहीं है, किसी करप्ट के वकील नहीं है। करप्शन एलिगेशन के खिलाफ बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर सिर्फ एलिगेशन लगा के लोगों की तौहीन और तज़ीक करनी है तो ये नामुनासिब है। हमारा मौक़िफ़ रहा क्या? हम बार बार ये बात कहते रहे कि हुज़ूर वाला आप पहले तसल्ली करें, तफ्तीश करें, तहकीक करें। सियासी बंदे की तो एक फेस वैल्यू ही सारा कुछ है। अगर आपने उसका फेस वैल्यू उड़ा दिया, कुछ नैब उड़ा दे, उसको पकड़ के शक के बुनियाद पे कि जी आपके खिलाफ एसेट बियॉन्ड मीन्स है, आपने टैक्स पूरा नहीं दिया या आपने किसी बिजनेस से पैसे कमाए हैं, हो सकता है किसी ने करप्शन की हो सकता है किसी ने ना की हो, लेकिन एसेट बियॉन्ड मीन्स तो आप किसी कारोबारी बंदे को, किसी मीडिया के बड़े को पूछ रहे, शायद वो भी साबित न कर सके। आप और मुझसे भी अगर 20-30 साल का कोई हिसाब मांग रहे, शायद मैं और आप भी ना दे सके, जिनके पास कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन मेरे को तो बिल्कुल कोई नहीं है। हमारा मौक़िफ़ राणा साहब सिंपल ये है कि अगर माजी अगर किसी को आप पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं, उसकी फेस वैल्यू तबाह हो जाती है, आप उसको 90 दिन जेल में रखते हैं, उसके बाद वो अदालत में केस जाता है, बड़े महंगे वकील करते हैं और अल्टीमेटली अदालत का फैसला जैसा शहबाज शरीफ साहब का आया, आज फैसला आपने पढ़ा होगा। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका हल क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसी तरह हमारी क़यादत के खिलाफ उस वक्त हाई कोर्ट के फैसले करवाए गए, फिर वो फैसले जो है वो सेटिस्फाइड भी हुए सुप्रीम कोर्ट से और जजेस को भी घर जाना पड़ा। सो इस वक्त जरूरत यह है कि नैब कवानीन के अंदर वाज़ेह तरमीम की जाए। तरमीम क्या मुमकिन है कायरा साहब? तरमीम मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो क्या तरमीम होनी चाहिए? देखिए राणा साहब, इस तरमीम हमारा तो ड्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी डिटेल अगर आप चाहें तो मैं अभी प्रोग्राम के दौरान मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन मैं वो खोल के रुक जाता हूँ किसी जगह, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। लेकिन सवाल ये है कि मोटा उसमें जो थंब रूल है वो ये है कि एक ऐसा कानून जो सबके लिए हो और जो किसी के खिलाफ कोर्सिव मेजर्स के तौर पे इस्तेमाल न हो सके, जहाँ पे नैब की प्रोसिक्यूशन की इम्प्रूवमेंट की शदीद जरूरत है। अगर किसी को पकड़ा है, आपने लेके आपने एक स्पीकर को पकड़ा, एक चीफ मिनिस्टर को पकड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर वो उसके बाद छूट गए और अदालत ने कहा कि ये आपने क्या जख मारी है, तो फिर राणा साहब उन सियासी लोगों का जो नुकसान हुआ उसके ऊपर जो मीडिया में प्रोग्राम चले जी एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है कायरा साहब, मेरा भी यही पॉइंट है। इसी पॉइंट को मैं लेके चल रहा हूँ, इसी पॉइंट पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। आप जरा गाड़ी रोके और गाड़ी रोक के वो जरा चीजें निकाले, ड्राफ्ट निकाले, उतनी देर में जनाब बात कर लूँ यहाँ पे अली नवाज अवान साहब से, उनसे पूछ लूँ आप लोग तैयार हैं जनाब अली साहब? यहाँ पे अगर नई अमेंडमेंट्स लाए जाए और ड्राफ्ट अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उसी को ज़रा थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क करके या उसकी नोक पलक ठीक करके आप लोग उस पर काम करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा कायरा साहब की बात से थोड़ा आगे लेके चलता हूँ इस चीज़ को। देखिए मुबशिर भाई, ओवरवेलमिंग रिस्पांस लोगों की तरफ से क्यों आता है जब नैब छापे मारती है, पॉलिटिशियंस को पकड़ती है, लोग बड़ा खुश होते हैं, मीडिया से बहुत ऊपर करता है क्योंकि इस मुल्क में चोरी हुई भी है, बिल्कुल ठीक है, डाका डला हुआ है, खून पिया गया आवाम का यहाँ, ठीक है। हमारे पास सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं है, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, उससे पहले भी। अगर आप 8 साल मुशर्रफ के निकाल दें बीच में से, 10 साल निकाल दें और पीछे चले जाए, फिर भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं है, ठीक है। अगर नैब नहीं थी तो उससे पहले FIA तो था, उससे पहले एंटी करप्शन तो था। मुझे बताएं कि हमारे डेमोक्रेसी में जितने भी हमारे रिजीम्स रहे हैं, हमने कितने लोगों को पकड़ के अंदर किया। अगर कायरा साहब को अगर आपको याद हो कि मुशर्रफ जरदारी साहब के दौर में एक केस FIA को रेफर हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खोसा साहब को FIA हेड थे उस वक्त, उनको हटा दिया गया था। एक बंदे को जो सजा हुई थी उसे पार्डन कर दिया था जरदारी साहब ने, अगर आपको याद हो। तो हमारे एज अ होल देखें, हम अगर उस वक्त दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं एज अ पॉलिटिशियन, ये बात कायरा साहब की बिल्कुल ठीक है कि कायरा पॉलिटिशियन का सिर्फ फेस होता है,
और वो उसको दोबारा नहीं मिल सकता जब उस पर एक दफा धब्बा लग जाता है। बट हमारा भी जो रोल, हम वोट लेके आए हैं और हम लेके आए इस बेस पे कि हम एहतसाब करेंगे, हम इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, और बाकी जमातें भी लेके आई हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे। पर जितनी दफा हमारे पास पावर्स आई हैं, ओके हम पॉलिटिशियंस को आपने नहीं पकड़ा, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं है, कितने ब्यूरोक्रेट्स को हमारे सक्सेसिव जो हमारी प्रीडिसेसर्स गवर्नमेंट्स थी, कितने को हमने अंदर किया, कितना पैसा हम वापस लेके आए। अगर हम बात करें जस्टिस कयूम साहब की ले लें आप, कि उनका जो रोल था, जो शहबाज शरीफ साहब ने उनको फोन किया था और फैसला कराने की कोशिश की थी, तो उसी अटॉर्नी जनरल को रिटेन किया गया इनकी गवर्नमेंट के अंदर, जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंदर। तो हमारा जो एज इमेज एज अ पॉलिटिशियन वो क्यों खराब है? इसलिए कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। और इस मुल्क का देखें, अगर इस मुल्क की 50% लोग आज पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, 96 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है इस मुल्क के अंदर, आपका ट्रेड बैलेंस 31 बिलियन डॉलर्स का है, 19 अरब डॉलर डेफिसिट है आपका, तो मुझे बताइए पैसा कहां गया? कैसे कोई हमने इंस्टीट्यूशन बनाया? हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस के पास हमेशा एक अली साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, देखें ये सारी दुनिया को नजर आते हैं जनाब, जैसे अगर कोई भी पॉलिटिशियन हो, मैं किसी एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा, पॉलिटिशियंस का नाम कोई भी सामने आता है, पता चलता है जी उसने ये भी गड़बड़ की है, वो भी गड़बड़ की है, और बच्चा बच्चा जानता है कि उसने की है, और वो सामने लिखी हुई नजर भी आती है, लेकिन अदालतों में प्रूफ नहीं होती। और अगर अदालतों में प्रूफ नहीं होती तो उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, क्लीन चिट मिलेगी तो वो सारी जिंदगी के लिए क्लीन चिट होगी, वो सारी जिंदगी के लिए जो क्लीन चिट होगी, फिर आप लोग क्या करेंगे, पीटीआई क्या करेगी? सर हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए अब जो कायरा साहब ने बात की, इन्होंने वाकई जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उस वक्त इन्होंने कोशिश की, ये मुझे नहीं पता कि किस हद तक की, और उसको टेम डाउन करने की कोशिश की या उसे मोर इफेक्टिव करने की कोशिश की, क्योंकि 19 साल हो गए हैं इस ऑर्डिनेंस को बने, और व्हाइट कॉलर क्राइम को, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को, और आपके लिविंग बियॉन्ड मींस को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, आपको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने स्ट्रेंथन नहीं किया इंस्टीट्यूशंस को। बात मुझे कह लेने दे। जी जी प्लीज। देखिए, गुजारिश है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को जो स्पीच की थी, उसमें भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन था। लेकिन उसके बाद जितनी भी फौजी हुकूमतें या फौज की वैध हुकूमतें आई, वो अयूब खान की हुकूमत आई तो कहा गया करप्शन कार्ड, वही करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। याया खान आया तो करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। जियाउल हक आया तो करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। जुनेजो के खिलाफ करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। बीबी के खिलाफ करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ। भाई सिर्फ ये बता दें कि क्या जब मार्शल लॉ रहे उस दौर में भी कौन सा करप्शन नहीं हुई? क्या कभी आज तक किसी को हिम्मत हुई कि जियाउल हक के दौर में जो करप्शन के बंद तोड़े गए उसको कोई हिसाब ले ले? क्या आज तक किसी को हिम्मत हुई, किसी अदालत को, किसी बड़े को, किसी सियासी जमात को, कि मुशर्रफ बैठा है भाई इस मुल्क के अंदर, एक वजीर आजम अरेस्ट है, ठीक है गलत है, इसको एक तरफ रखिए, एक चीफ मिनिस्टर कल रहा हुआ, 2 चीफ मिनिस्टर पेश हो रहे हैं, 2 वजीर आजम पेश हो रहे हैं, सदर अदालतों में पेश हो रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ बाहर बैठा है, कोई अदालत बुला सकती है, बुला लो यार उसको भी एक दफा। भाई ये काम बीमार हो गया, परवेज मुशर्रफ बीमार हो गया, परवेज मुशर्रफ अस्पताल में पहुंच गया, उसके बाद आपने कायरा साहब आपकी भी हुकूमत आई, उसके बाद नून लीग की भी हुकूमत आई, आप लोग उसको चेंज कर देते। अगर मुशर्रफ ने कोई गलत काम किया था उसको उठा के कवानीन बाहर फेंक देते, आप लोगों ने तो बाहर भेज दिया उसको। भाई साहब हमारे दौर में नहीं गया सर, छोड़े जी, आपके दौर में भी तो 6 महीने तो प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद तो 6 महीने यहीं पे रहा ना मुशर्रफ। कायरा साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो वही है ना यार, आज भी क्या नहीं है। कायरा साहब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताएं साहब की इनपुट। 1 मिनट, कायरा साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताएं ना, वोट तो हम लोग लेके आते हैं ना, वादे तो हम लोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने की बात तो हम लोग करते हैं, बट जब हमारी गवर्नमेंट जब होती है हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसके बाद हम ऑपोजिशन में आते हैं तो हम बड़े क्लेम्स करते हैं। पर ये टाइम है, हमने डिलीवर करना है। अगर एज अ पॉलिटिशियन हम अपने आप पे उंगलियां नहीं उठवाना चाहते तो मैं बैठ के इसके ऊपर काम करना होगा। देखिए, अगर हमेशा करप्शन पे गवर्नमेंट गई है तो इसका मतलब वो पॉपुलर चीज है, लोग उसको बाय करते हैं। पॉपुलर तो ये है, एक बात याद रखिए, किसी ताकतवर को गाली दे लोगों को अच्छा लगेगा, ये दुनिया सारी काम है। अच्छा भाई साहब, एक मिनट, कायरा साहब, कायरा साहब आपके मौके की तरफ आता हूँ, मैं जरा भाई साहब से इनपुट ले लूं, भाई साहब से इनपुट ले लूं। कायरा साहब 1 मिनट,
एक मिनट अब्बासी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? आप लोग अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, अब ले आए कि ला सकते हैं ताकि नेट रिजल्ट को निकले, एंड रिजल्ट को निकले, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, क्या ये पॉसिबल है अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आज आपने डिस्कशन में लाया है और आपने अपने इंट्रो में बहुत तफसील से बात की है। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको दो तरह से इसे देखा जा सकता है। एक तो इसको इस तरह देखा जा सकता है कि क्या नैब के जितने भी केसेस अदालतों में जा रहे हैं, क्या उसको कोई आज तक रिजल्ट निकला है? कितनी ज्यादा आज तक नैब ने अपने केस अदालतों में जाके साबित किए हैं किसी के खिलाफ, और आज तक कितने पॉलिटिशियन हैं जिनके खिलाफ इतना बड़े शोर मचाया गया है, पिछले कई सालों से मचाया जा रहा है, और कितने पॉलिटिशियनों को जाकर अदालतों में सजा दिलवा सकी है। यहाँ दो मसाइल हैं जो नैब से बड़े जरूरी है। एक, नैब को अरेस्ट करने का जो तरीका कार दिया हुआ है, ये कहा यह क्या था इस्लाम में कि आप पहले अगर किसी के खिलाफ। अब्बासी साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, कवानीन नहीं बन सके, आपके दौर में भी नहीं बन सके, पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं बन सके, जो लोग आप लोगों को चाहिए थे मिल बैठ के बनाना है, कवानीन नहीं बन सके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हिस्ट्री से आगे निकले, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। व्हाट्स द सॉल्यूशन भाई साहब? देखिए, कोई लॉ भी है, अगर उसको मिस यूज किया जाएगा तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। नैब लॉ के बाद पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका कमर कायरा साहब से आपने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। होना ये चाहिए कि पहली बात ये होना चाहिए कि एक आदमी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब नैब चेयरमैन को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। ये पावर 3 आदमी हो तो फैसला करेंगे वाकई इस आदमी के खिलाफ एविडेंस है, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कानून फिर वही बात है ना, चले अब इसको चेंज करना चाहिए। मतलब लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर नैब का चेयरमैन बनाएंगे। ये आप लोगों के कवानीन है, आप लोगों ने बनाए। आप अपने आपको खुद भी कंफ्यूज कर रहे हो और सुनने वालों को भी कंफ्यूज। मैं ना खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ना मैं सुनने वालों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई गलती है? ये आप लोग बनाते हैं ना। नहीं, इस तरह वो जो बात अच्छा कह रहे हैं वो बनाया गया यार, एक नीति से बनाया। आप इससे भी जरा ठीक करें। वो लॉ में, नैब लॉ में ये पावर नहीं दी गई थी आपको। आप कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजों को भी बीच में ले आते। एक है आईनी चीजें, वो किसी और फोरम पर हो सकते हैं। मैं सिर्फ अभी नैब लॉ की बात करूं। नैब लॉ में लगाने का ये तरीका, आपने कहा एक शख्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, उसकी मैं बात करूं, वो तो नैब के चेयरमैन के पास है। जी हाँ, वो पावर कोई भी लगा दे। हम कहते थे कि हमने जो रिविजिट करने के लिए जा रहे थे, हम कहते थे कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, इस तरह भी नैब का भी कमीशन होना चाहिए। दूसरा, अच्छा, नैब को अरेस्ट करने का कोई अख्तियार उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक आदमी का केस जो है रेफरेंस फाइल हो अदालत में। रेफरेंस फाइल हो तो अदालत के कहने पर होना चाहिए। किसी को इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की बुनियाद पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसका मीडिया ट्रायल किया जाए, सारी दुनिया को दिखा दिया जाए, सारी दुनिया को ये मशहूरी कर दिया जाए और फिर अरेस्ट किया जाए। सो आपकी सजेशन ये है अब्बासी साहब, का राइट होना चाहिए। अभी नैब को बेल में राइट नहीं है। और तीसरा, 90 दिन का जो रिमांड होता है, ये किसी भी दुनिया में लॉ नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिस मुल्क में जो चेंजेस आप सजेस्ट कर रहे हैं अब्बासी साहब, अब्बासी साहब एक मिनट, अब्बासी साहब आप चेंजेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जैसे कमीशन है उसी तरह नैब के अंदर कमीशन हो। 90 दिन के लिए जनाब नहीं अरेस्ट कर सके नैब, और अगर जब तक एलिगेशन जो है लगे हुए उनका प्रूफ ना हो उस वक्त तक नैब अरेस्ट ना करे। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। भाई साहब इधर से यही से स्टार्ट करेंगे, और कायरा साहब ने मेरे ख्याल में फ़ोन खोल के जो ड्राफ्ट बना था पीपल्स पार्टी के दौर में वो भी निकाल लिया होगा, वो भी मैं उनसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरी जो खबर है अभी तक वो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत से मजीद पॉलिटिशियन पकड़े जाने वाले हैं। एक छोटी सी ब्रेक। बड़ी अच्छी सजेशन दी जनाब मुझे जावेद अब्बासी साहब ने। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की तरह यहाँ पे एक कमीशन होना चाहिए जनाब नैब के अंदर, और 90 दिन तक जो डिटेन कर सकती है नैब वो नहीं करे, वो ना नहीं होना चाहिए वो कानून, और जब तक सबूत ना हो उस वक्त तक अरेस्ट ना किया जा सके। इस पर कोई और चीज ऐड करना चाहेंगे अब्बासी साहब आप? जी जी, 4 चीजें मेहरबानी करें। एक, बेल से एज ए राइट मिलना चाहिए। देखिए, इस पर बेल का राइट दिया ही नहीं गया है। दुनिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है राइट जिस बेल का राइट की कोई आदमी बेल अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है।
इसका बेल का राइट। तीसरी ये बात है कि जो ये VR करते हैं ये लोगों के साथ वाले, नहीं, अगर एक चीज समझाएं अब्बासी साहब, अगर एलिगेशन प्रूफ हो जाए तो फिर बेल किस चीज दी? नहीं जी नहीं, एलिगेशन अगर प्रूव हो जाए, एक दफा उसके खिलाफ फैसला आ जाए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेल। लेकिन अब मुझे ये हक हासिल है, राना साहब आपको हासिल है कि अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में अपने जगह को इनोसेंट साबित करूं। दुनिया सारी का ये मुसलमा असूल है कि जिस आदमी पे भी एलिगेशन लगेगी उसको पूरा राइट मिलेगा अपने को एलिगेशन साबित करे कि मैं इनोसेंट। अगर वो साबित नहीं कर सकता उसके बाद उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर उसको कोई अरेस्ट कर लेता है, कोई एजेंसी से ले जाती है, तो फिर हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट को ये पावर होनी चाहिए कि वो देखे कि ये केस इसका ठीक नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। अभी लोगों को उठा के 3-3 साल जेल में डाल दिया जाता है, बाद में पता चलता है एक गल्ला तानू पहले याद नहीं आई है सर? जी याद थी। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक बात मैं हमेशा एडमिट किया, मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि ये हमारी सियासी जमातों का हक था कि हमें इस लॉ को रिविजिट करना चाहिए था। लेकिन तुसी समझे होना ताड़ी बारी नहीं आनी। ये मैं मानता हूँ। एक और बात जो इस्लाम में सबसे बुरी है वो VR है, जो ये वॉलंटरी रिटर्न है, या जो लोगों को से पैसे लेके लोगों को छोड़ देते हैं। अगर एक आदमी ने चोरी किया है, डाका डाला है, मुल्क को लूटा है, उससे तो फिर सजा होनी चाहिए। उससे पैसे लेके छोड़ दिया। मैं 50 बार्गेन की बात कर रहे हैं आप? प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न, प्ली बार्गेन भी है और VR भी है, वॉलंटरी रिटर्न भी है। वॉलंटरी रिटर्न का मतलब ये है, प्ली बार्गेन और चीज है, वॉलंटरी रिटर्न ये है कि एक अफसर को पकड़ लिया, उसके ऊपर ये साबित, उसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने 10 करोड़ खाए हुए हैं, ये 5 करोड़ लेकर उसको छोड़ देते हैं और कहे अपनी नौकरी वापस करे। भाई अगर एक आदमी ने चोरी की है, करप्शन किया है, तो फिर ठीक है, आपका पॉइंट समझ आ गया मुझे। मैं कायरा साहब से पूछूं, कायरा साहब, डू यू एग्री विद दीज थिंग्स जो अभी ये 4 सजेशंस दिए हैं अभी अब्बासी साहब ने उससे? जी राना साहब बिल्कुल दुरुस्त बातें कह रहे हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं सका, हमारी पार्टी वेबसाइट पे वो ड्राफ्ट पड़ा है या नेट का इशू है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 4 सजेशन मोर और लेस ये बातें जो ब्रॉडर कंट्रोल सिस्टम और ला के यही है कि उसके अंदर जो चीजें उसको मिसयूज करने वाली है उनको दूर किया जाए, उसको कमजोर न किया जाए और किसी एक शख्स की अथॉरिटी को इतना ज्यादा ना बढ़ा दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को, जहां देखे ना फर्क करें, किसी के खिलाफ इल्जाम लगता है, वो ताकतवर आदमी है, उसने पैसे खाए हुए हैं, फलान है, जो भी, वो बड़े बड़े वकील कर लेता है और उसके सामने प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर होती है कि अदालतों के अंदर जाके केस प्रूव नहीं होते। अभी आप जरा गौर करें कि सुप्रीम कोर्ट जो मैं कर रहा हूँ कायरा साहब, ये तो वही बात होगी। लेकिन ये जो 4 जो सजेशंस हैं अब्बासी साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इनसे एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं आप? चले जी। अच्छा अली साहब, 4 सजेशंस काजी साहब ने दिए, वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव, कि इलेक्शन कमीशन की तरह कमीशन बनाया जाए, प्री बार्गेन ना हो इसके अंदर, वॉलंटियरली जो पैसे वापस किए जाते हैं वो ना हो इसके अंदर, 90 दिन की डिटेंशन ना हो इसके अंदर, और जब तक केस प्रूफ ना हो उस वक्त तक अरेस्ट नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री? देखें ये 4 चीजें, पर इसमें देखें ये तो सारी चीजें आपको रिलीफ दे रही है ना, ठीक है, आपको रिलीफ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप समझते हैं रिलीफ देना चाहते हैं। पर इसके साथ आए प्रपोजल्स के साथ कि इसको और कितना हम अच्छा बना सकते हैं इस कानून को। 18 साल पहले का बना हुआ कानून जिसने व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना है, जिसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को पकड़ना है, और जो कायरा साहब अभी बात कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े वकील हैं, अपने प्रोसिक्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और जितने जदीद टूल्स हैं उसको किस तरह यूज करना है और किस तरह इनेक्ट करना है इस लॉ के अंदर। रिलीफ की बात तक तो समझ आती है बात, पर बाकी तक देखें जो हम क्या क्यों कह रहे हैं, जो पहले दोनों भाई भी मेरे कह रहे हैं कि लोग छोड़ जाते हैं, इस मुल्क में चोरी होती है, आप इस मुल्क में पैसा लूटा गया है, इस मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सागडार साहब कहते हैं 200 अरब रुपया स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस का है। इसका मतलब है ना सबको चोरी है, हमारा करप्शन इंडेक्स में जो नंबर है वो सबको पता है। तो इसका क्या मतलब, हमने इसको और मजबूत करना। और रिलीफ की बात तक ठीक बात है, रिलीफ इंग्लैंड ने अभी एक नया लॉ लेके आया है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का, इंग्लैंड भी लेके आया। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का जो लॉ था वो कहीं हमारे लॉ के साथ लिंक्ड तो नहीं था कि जो पिछली हुकूमत में, भाई साहब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपकी हुकूमत में आखिरी जो लेग चल रहा था, आखिरी जो 6 महीने चल रहे थे जिसमें आप लोगों ने एमनेस्टी दी थी, वो ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ का जो लॉ आ रहा था उस चक्कर में तो आप लोगों ने एमनेस्टी नहीं दी थी कि लोगों के पैसे न्यूयॉर्क में और हांगकांग में फंसे हुए थे और उन्होंने वहां पे 2% 4% दिखा के अपने पैसे क्लियर करा लिए, ऐसा तो नहीं था।
मैं जरा इस पे आपका जवाब चाहूंगा, ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपसे इसका भी जवाब चाहूंगा। और दूसरा, कल मेरे ही शो में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी बिल्कुल उनसे गलती हुई, बिल्कुल उन्होंने ऐसे कवानीन बनाने चाहिए थे, अपने दौरे हुकूमत में बनाने चाहिए थे। उन्होंने कहा जी मैं अपोलोजाइज भी करता हूं, बट देन अगेन उनकी एक सजेशन भी बड़ी अच्छी थी शाहिद खकान अब्बासी साहब की। उन्होंने कहा जनाब कि सिर्फ एक सजेशन है, वाइट कॉलर क्राइम डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सजेशन ये है कि इनकम टैक्स के लॉज जो है उनको इंप्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने कहा जी मैं ऐसी चीजें छोड़ के गया था, वो बन जाएं, इंप्लीमेंट हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। इन दोनों के जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के लिए एक सवाल छोड़ के गया था जनाब मैं ब्रेक पे जाने से पहले, और वो ये सवाल था कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का जो कानून इंटरनेशनली आने वाला था, उससे पहले हम लोगों ने यानी कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आखिरी जो दौर चल रहा था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, आखिरी महीनों में एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की। उसकी क्या वजूहत थी? ये वजूहत तो नहीं थी कि लोगों के पैसे फंसे हुए थे न्यूयॉर्क में और हांगकांग में, और वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ जब तक उसका कानून पे पूरा नहीं उतर सकते थे, जब तक वो उसका कोई ना कोई अपना उसका वजह बताते कि कहाँ से पैसा उन्होंने अर्न किया है, कहाँ से पैसा बनाया, और ये एमनेस्टी आ गई। अब भाई साहब जल्दी से इसका जवाब दे दें, आपको पता है फिर अली वान साहब ने जाना है शादी पे। एमनेस्टी का देखें जो आपने कहा है उसका तलब जो है वो इसलिए जरूर था, उस वक्त डिस्कस किया जा सकता था कि पेश पाकिस्तान में किसी वजह से नहीं ला सके थे, उनको ये अख्तियार देना था कि वो अपने उसके पैसों को टैक्स दें, ताकि पाकिस्तान में जो टैक्स हमारा है इसका बड़ा हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और ये एमनेस्टी किसी एक शख्स किसी एक पार्टी के लिए नहीं थी, सब के लिए थी, और ये मुख्तलिफ किसी और लॉ का रास्ता ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं थी। आज इनकी हुकूमत है, ये अगर जारी रखना चाहे तो इनकी मर्जी है, पता नहीं रखी भी है नहीं है। वो तो पैसे निकल गए न्यूयॉर्क जो जेड़े निकलने सन जे जो थे जाके जेड़े हांगकांग में फंसे सड़ तो निकल गए, चले गए जिथे जाने सन, दुनिया के और कोने में पहुंच गए। नहीं किसी शख्स के लिए भी ना किसी होता है, वही कह रहा हूँ फंसे हुए थे। ये जब ये अगर कोई आप देते हैं सोच समझ के देते हैं, और वो देते हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, अगर आपने आपके अपने लोग हैं उनके पास जल्दी से अब्बासी साहब जल्दी से मैं भाई साहब जरा इन्होंने दूल्हा को मिलना जाके जल्दी से जवाब दे रही है आप इससे। दूल्हा कौन है जी जिसको आपने मिलना है? हमें दावत को इन्होंने पहुंचना है ना जनाब, अब अपना अली साहब ने। सर शादी पे एक बहुत बड़ी रीजन ये थी, देखियो पैसा पाकिस्तान आए ना आए, अगर आप बाहर आपका पैसा पड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है और जो डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर आपने एमनेस्टी स्कीम के थ्रू अगर पाकिस्तान में उसको डिक्लेयर कर दिया है उसकी परसेंटेज देके, तो आपने एक तरह उसको लीगलाइज कर दिया पूरी दुनिया में। और जहां भी पड़ा रहेगा, जहां भी होगा, चाहे वो वेल्थ की शक्ल में हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में हो, चाहे कैश की शक्ल में हो, तो वो लीगलाइज हो जाएगा। ये इससे पहले भी बहुत डिबेट हुई थी वासी साहब, हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इन चीजों के। अभी हमने जो अभी इन्वेस्टमेंट पैकेज जो अपना मिनी बजट जिसको आप कहते हैं लेके आए, उसमें हमने इस क्लॉज को चेंज किया है और इसे कहा है कि जैसी आपकी कोई जायदाद डिक्लेयर होती है अनडिक्लेयर्ड, किसी ना किसी तरह पता चलता है एफबीआर वालों को, तो फिल फॉर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा टिल द कोर्ट डिसाइडेड। अगर कोर्ट उसके हक में डिसाइड कर देती है तो वो पैसा उसको वापस चला जाएगा, अगर नहीं तो वो जायदाद कब्जे में आ जाएगी हुकूमत के। अच्छा, ये जो मैं गायरा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं अली नवाज साहब, जो नए कानून की बात कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं कायरा साहब? राना साहब, गुजारिश है कि जो बात आप फरमा रहे हैं, एक काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये कहते हैं कि साबका कानून को मिसयूज करके, अगर तो पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने, पाकिस्तान के कुछ सरकारी मुलाजिमों ने, जो साबित सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने को बेनिफिट लिए हैं, उन्होंने को दौलत डिक्लेयर की है और उसका बेनिफिट लिया, वो तो पता है ना किस किसने लिया है, उनके नाम तो कम से कम जाहिर करें ना, ताकि लोगों को पता चल सके और उनका पकड़ा जा सके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों नहीं करते? पॉलिटिकल उसके अंदर एक क्लॉज है, अब्बासी साहब ज्यादा बता सकेंगे आपके, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनालिटीज वो ले नहीं सकती थी। हेलो जी आप बोले। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनालिटीज
उस एमनेस्टी स्कीम में ये आया था कि जो पॉलिटिकल एक्सपोज लोग होंगे वो उसका फायदा नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने उठाया है और जो मुलाजमों का कर ले, कुछ लोगों का कर ले, ये तो जो कायरा साहब फिक्र ना करे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे क्रॉस दी बोर्ड जायजा लिया जाएगा, क्रॉस दी बोर्ड इस मुल्क में इंतजाम होगा, जो मर्जी हो जाए। हम इस चीज को मैंडेट लेके आए हैं और मैं कायरा साहब आपसे मैंडेट लेके आए। मुझे मलिक साहब बड़ी माजरत से, जी जी, जिन लोगों को सबसे बड़ा डाकू इमरान खान कहते थे आज वो आपके तादी है, जिनको आप सबसे बड़े करप्ट कहते थे आज आपकी दिमाग के वो बड़े। देखिए कायरा साहब किसकी बात कर रहे हैं? कायरा साहब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं हमेशा एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा है। अगर फिर मैं हिस्ट्री उठा के शुरू करूं कि 58 में सिकंदर मिर्जा का कॉमर्स मिनिस्टर कौन था, अगर मैं कहूं अयूब खान की दौर में फॉरेन मिनिस्टर कौन था, तो किस तरह मैं ये बात करूं कि मुशर्रफ के साथ एनआरओ किसने किया, जिया के साथ, ये देखिए फिर वही बात चल रही है ना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। देखिए हमारी अलायंस में गवर्नमेंट है, हमारी अलायंस में गवर्नमेंट है और आपने केपी में देखा जहां हमें मेजॉरिटी मिली 2/3, हमने किसी से अलायंस नहीं किया। हमारी कोई आप बता सकते, ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपने थोड़े से कॉम्प्रोमाइज किए। राणा साहब का एक मिनट सुनिए। पंजाब के स्पीकर को क्या कहा था इमरान खान साहब ने? पंजाब का सबसे बड़ा जब कहा था उसके बाद आपकी गवर्नमेंट रही, फिर नून लीग की गवर्नमेंट रही, आपने अलीम खान साहब के बारे में भी कहा, आपने परवेज इलाही साहब के बारे में भी कहा। क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को? कायरा साहब क्यों नहीं पकड़ा? मुझे एक बात बताइए ना, क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को? चले अगर चले आप फिर उनको अपने साथ बिठा के बैठ के। सर अगर उनके खिलाफ कोई चीज आएगी तो आप वो वावेला नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे कोई और इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको सिर्फ जाते जाते एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में बंदे के बहुत सारे पॉलिटिशियन और भी लाइन में लगे हुए हैं जिनके अरेस्ट होने हैं और हम करीब होने हैं। कायरा साहब आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।